वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा सेशन है वो मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर है। मॉनेटरी पॉलिसी में आज मैं बात करने जा रहा हूँ चेक के ऊपर, यानी चेक जो है वो क्या होता है, उसकी क्या टर्म एंड कंडीशंस होती हैं और चेक को हम क्या समझते हैं। बेसिकली ये भी एक टाइप ऑफ मनी होती है जिसको हम फ्लैट मनी पढ़ते हैं। यदि हमने फ्लैट मनी में पढ़ा था कि चेक जो है वो ऐसी मनी होती है कि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है, जितनी उसकी कॉस्ट होती है उससे ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है। तो ये हम चेक को यहाँ स्टडी करेंगे और पढ़ेंगे कि चेक क्या होता है। बेसिकली इसको हम एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये होता है कि एक तरह से बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। ठीक है, इसमें हम किसी के साथ नेगोशिएट करते हैं, यानी आपने जो ट्रांजैक्शन अमाउंट करनी होती है वो आप इसके थ्रू करते हो। इसके अलावा ये क्या करता है, ये एक और चीज होती है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे बैंक जो है वो रिलेट हो जाता है। बैंक रिलेट होकर क्या करता है कि बैंक आपको उसकी एक्चुअल प्राइस अदा कर देता है, और जो उसकी प्राइस होती है, जो उसमें लिखी हुई प्राइस होती है, उसे अदा करने का अहल होता है, क्योंकि वो एक तरह से एक लिफाफा जैसे कि परवाना जारी कर देते हैं। वो परवाना जो है वो पेमेंट उसके ऊपर पेमेंट क्लियर होती है। तो ये पेमेंट का एक इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है और बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन मेथड होता है। लेकिन इस स्लाइड में मैं इसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर भी बात करूंगा, क्योंकि इसकी एडवांटेजेस के साथ साथ इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। और इसको मॉनेटरी पॉलिसी में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये एक टाइप ऑफ फ्लैट मनी है, तो इसलिए हम इसको मॉनेटरी पॉलिसी में ही पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स इस पे बहुत ज्यादा बेस्ड करती है, क्योंकि इकोनॉमी के मोस्टली जो एस्पेक्ट या इवेंट्स होते हैं वो इवेंट्स इसी के ऊपर डील किए जाते हैं। अब हम इसकी करेंगे डिसएडवांटेजेस के ऊपर बात। एडवांटेजेस से पहली एडवांटेज अब बात कर लेते हैं, ये कन्वीनियंस के ऊपर होती है। यानी कन्वीनियंस पे बात करते हैं। पहले कन्वीनियंट होता है, सबसे ज्यादा कन्वीनियंट क्या होता है कि आपको बहुत सारी मनी लेकर, अगर आप किसी ट्रैवल कर रहे हैं किसी एक सिटी से दूसरी सिटी, तो आपको बहुत सारा पैसा अपने साथ नहीं लेके जाना पड़ता है, बल्कि आप एक चेक की सूरत में उसको अदा कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो एडवांटेज है वो एडवांटेज यही है। इसके अलावा ये कि बहुत अच्छी से ट्रांसैक्ट हो जाती है, आसानी से आपका अमाउंट जो है वो दूसरे शहर या दूसरे इलाके तक, जहां तक आप जा रहे होते हो वहां तक वो ट्रांसफर हो जाता है। तो चेक का एक बहुत अच्छा एडवांटेज ये भी होता है कि कन्वीनियंट होता है, बाकायदा मनी आपको लेकर नहीं चलनी पड़ती, ज्यादा मनी को आप लेके चलते नहीं हो। तो इस वजह से क्या होता है कि आपके पास जो है वो इजीली पैसा जो है वो एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रांसफर हो जाता है, और ये एक तरह से कन्वीनियंस होती है। उसके अलावा क्या होता है कि ये जो इसकी सिक्योरिटी होती है कि चेक जो है वो, अगर आप पेई अकाउंट का चेक बनाते हो तो ऑलमोस्ट वो पेई के अकाउंट में जाएगा, तो इससे आपको एक सिक्योरिटी ये हो जाती है कि आपके जो पेमेंट है वो बिल्कुल सही तरीके से एक और सही तरीके से दूसरे तक रसाई हासिल कर लेती है। ठीक है, यानी पेमेंट की जो रसाई है वो बहुत इजी होती है, बहुत आसानी से आप इसके थ्रू कर सकते हो। तो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चेक की जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाती है, यानी पेमेंट उसमें बहुत अच्छे से ट्रांसफर हो जाती है। अब ट्रांसैक्शन जो है वो चेक से बहुत आराम से हो जाती है और बहुत अच्छा अब कन्वीनियंट वे होती है। बेसिकली ये हम जो चेक को स्टडी करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू के ऊपर भी बात करेंगे। आगे जाकर हम मनी की हिस्टोरिकल वैल्यू के ऊपर बात करेंगे। तो बेसिकली जब हम हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं तो हिस्ट्री में ये चेक आ जाता है, क्योंकि अब तो बहुत सारे और भी मेथड्स आ गए ट्रांसैक्शन पर्पस के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिलेड पेमेंट। यानी इससे बड़ा फायदा ये होता है कि आपने किसी को, कोई बंदा आपसे जो है वो पेमेंट मांग रहा है, फौरन चाहिए उसे पेमेंट, तो आप उसे पेमेंट 1 से 2 दिन का डिले करके भी दे सकते हो। ये आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है कि अगर ताजर को जो है ना किसी को पेमेंट देनी है, डेली की डेली देनी है, तो वो क्या करेगा, वो उसको एक चेक बना कर दे देगा, जिसके थ्रू क्या होगा कि वो किसी भी वक्त उसको कैश कराने की डेट डालेगा, उस डेट के ऊपर जो है उसको चेक दे देगा। तो एक आसानी तरीका ये हो जाएगा आपके लिए कि आपकी जो पेमेंट है वो आपके गिवन टाइम के ऊपर जो है वो आगे की रसाई हो जाएगी इसकी पेमेंट की, बहुत आसानी से वो लोगों तक पहुंच जाएगी। यानी जो ताजिर है उसे कैश करा सकेगा, क्योंकि उसकी एक लिमिट डे होगा, एक लिमिट डे होता है, एक लिमिट डे के अंदर उसको किया जा सकता है। चेक की एक खासियत ये भी है कि इसको जो है अगर हम देखते हैं कि वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी उसको, तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो उसको पेमेंट पे कर देगा जिस भी डे पे अपनी डेट डाली हुई होगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास रिकॉर्ड कीपिंग आ जाता है। चेक जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मसला पता है क्या होता है कि ये पेपर ट्रायल, एक तरह से पेपर ट्रेल होता है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें आपका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है कि देखिए आप देखा होगा कि जब आप इन्वेंट्रीज को देखते हैं तो इन्वेंट्रीज में जो है वहां चेक नंबर लिखा जाता है। जब किसी को पेमेंट इशू की जाती है तो उसके अंदर चेक नंबर लिखा जाता है, और चेक नंबर लिखने का मतलब ये होता है कि आपके पास जो है वो चेक की जो एडवांटेज है वो ये होती है कि आपने जो है उसको हासिल करना होता है और उसको जो है कंप्लीफाई करना होता है, निकाल कर उसको जो है वो एडवांटेजियस वे के अंदर जो है उसको कवर करना होता है। ठीक है, तो
तो ये कवरिंग जो है, ये कवरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस कवरिंग के अंदर जो है वो आपको इसमें बहुत अच्छा होता है। अब उसके बाद एडवांटेज क्या होती है, बिजनेस ट्रांसैक्शन, यानी आपका जो बिजनेस ट्रांसैक्शन होती है, यानी ताजिर से जो आपकी लेन देन का मामला होता है, वो लेन देन का मामला बहुत आसानी से हल हो जाता है और उसको हल करने में आपके लिए काफी मददगार साबित होता है। ताकि इससे क्या होता है, इससे आपको जो फायदा होता है वो ये होता है कि आपके पास जो कंडीशंस होती हैं, वो टर्म एंड कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं। वो फुलफिल होने की वजह क्या होती है कि वो इस तरह से कन्वीनियंट वे में आपका ट्रांसफर हो जाती है कि आपका मनी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट बड़े इजीली ट्रांसफर हो जाती है। और इससे ये होता है कि आप अगर कोई पेमेंट क्रेडिट पे करना चाहते हो तो क्रेडिट पे भी पेमेंट कर सकते हो, कि चेक आपने अर्ली अदा कर दिया और बाद में बैंक में डिपॉजिट करा के उसको जो है वो क्लियर करा लिया। ये आपकी एक जो है एडवांटेज होती है चेक की, क्योंकि इससे आपका जो बिजनेस साइकिल होता है वो खराब नहीं होता। ठीक है, और ये जो कंपनीज वगैरह होती हैं ये इस पे बहुत से प्रोसेसिंग करते हैं। तो उसके बाद अगर हम उसकी डिसएडवांटेजेस पे बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, डिसएडवांटेजेस सिंपल ये होती हैं कि आपके पास जो है वो आपकी कोई पेमेंट डिले हो गई है। ठीक है, क्योंकि वो प्रोसेस होता है चेक, क्योंकि वो बैंक जाएगा, बैंक से वो मेन ब्रांच जाएगा, मेन ब्रांच से जाके फिर वो क्लियरेंस होगी, क्लियरेंस होने में 1 से 2 दिन लग जाते हैं इस पर क्लियरेंस के अंदर। तो चेक की डिसएडवांटेज है कि वो बहुत टाइम टेकिंग होता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर देता है, और जिससे ट्रांजेक्शन जो है वो ऑफ उसके टाइम पर नहीं हो पाती है और वो डिले हो जाती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा ये इसकी एक डिसएडवांटेज है कि इसकी पेमेंट जो है वो बहुत ज्यादा डिलेड फॉर्म में मिलती है, बहुत ज्यादा लेट हो जाती है। क्योंकि अब तो बहुत सारे प्रोसेस और भी आ गए हैं, तो हम उस प्रोसेस के ऊपर भी फर्दर डिस्कस करेंगे कि वो क्या प्रोसेस होते हैं। तो बहरहाल अब हम बताते हैं रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। एक और डिसएडवांटेज आ जाती है रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट, यानी कि हमारे पास क्या होता है, हमने अगर हाथ तक कुछ चेक दे दिया और हमने क्या किया, उसके पीछे पेमेंट नहीं डाली, अकाउंट में पेमेंट नहीं डाली, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो जाली चेक चला गया और रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट हो गया, कि यानी आप किसी तरह से गिलच हो गए, किसी तरह से फंस गए। ठीक है, अगर आप फंस गए तो इसका मतलब क्या हुआ, नुकसान जो है वो आपका जो है वो आपको इनकन्वीनियंस ही देगा। ठीक है, और इनकन्वीनियंस क्या देगा कि वो आपको आपके जो है वो क्या होगा कि आपके जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है या प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट करेगा। ज्यादातर कोशिश ये होगी कि अगर आपकी पेमेंट नहीं हुई तो वो आपको जो है नॉन रिस्क की कंडीशन में चला जाएगा, और वो रिस्क कंडीशन क्या होगा कि आपके पास जो है वो कभी ऐसा होगा कि किसी ने आपको चेक दे दिया लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, तो ये आपका एक रिस्क हो जाता है, खतरनाक। और उसके बाद फ्रॉड रिस्क हो जाता है मोस्टली। अब देखो मैंने पिछली बात की पहले कि जो नॉन पेमेंट का डिस्कशन है इसी को हम थोड़ा वास्ट कर लेते हैं कि फ्रॉड रिस्क हो जाता है। यानी आपने क्या किया, आपने किसी को पेमेंट की, ठीक है, लेकिन आपने उसको नियत ही आपकी जो थी पेमेंट करने की, वो एक जो है वो आप पेमेंट को करना ही इसलिए चाहते थे कि आप लोगों को फ्रॉड करना चाहते थे, तो इसलिए आपका जो चेक है वो फ्रॉड रिस्क में जा सकता है, फ्रॉडुलेंट रिस्क में जा सकता है। तो इसकी बड़ी एक जो है डिसएडवांटेज होती है कि इसमें जो है वो चेक आपका फ्रॉडुलेंट लिस्ट में जा सकता है और आप फ्रॉड क्रिएट हो सकता है आपके साथ कोई ना कोई चेक के थ्रू। ठीक है, ये इसकी डिसएडवांटेज होती है चेक की, क्योंकि इसमें ये होता है कि डिलेड पेमेंट मेथड होता है। तो डिलेड पेमेंट मेथड में आप अगर पेमेंट नहीं भी डालते हो तो इररिस्पांसिबल वे में आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है चेक की सूरत में। तो ये चेक की डिसएडवांटेज। फिर यूनिवर्सली नॉट एक्सेप्टेड, यानी आपके पास जो है वो यूनिवर्सली अगर आप जाते हैं दूसरे किसी मुल्क में जाकर अपने बैंक का चेक देते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको जो है वो चेक चाहिए होगा जो उसकी करेंसी में लिखा हुआ होगा। ठीक है, हर कंट्री की अपनी करेंसी है। तो इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज जो अब तक देखने में आ रही है वो यही आ रही है कि ये नॉन यूनिवर्सल होता है, कि यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं होता। अगर आपने पाकिस्तानी रुपीज के अंदर बनाकर दे दिया चेक तो वो ऑलमोस्ट एक्सेप्ट नहीं होगा, उसकी एक्सेप्टेंसी नहीं बनेगी। तो क्योंकि वो अगर आप इटाली में दोगे या लंदन में दोगे तो वहां पर उनके पास ये करेंसी रन नहीं करती, तो इस वजह से ये एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये एक नया वे है, इसकी डिसएडवांटेज है कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं होता, पूरी वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्ट नहीं होता, लेकिन ये एक मखसूस एरा के अंदर ट्रांजैक्शन के काम आ सकता है। इसकी ये लिमिटेशन है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज क्या होती है, कॉस्टली पड़ जाता है। कॉस्टली क्यों पड़ जाता है, क्योंकि आपका जो बैंक होता है या कंसर्न इदारा होता है, वो कंसर्न इदारा क्या करता है, वो उसके ऊपर चार्जेस लेता है, यानी आपके चेक ट्रांजैक्शन के ऊपर चार्जेस को लगा देता है, लागू कर देता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि आप जब बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे होते हो तो जो सेंडर होता है उसके ऊपर भी चार्जेस लग रहे होते हैं और जो एक्सेप्टर होता है उसके ऊपर भी चार्जेस लग रहे होते हैं, जिसकी वजह से काफी क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है चार्जेस के लेवल पर। क्योंकि चार्जेस जो है वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्रिएट करते हैं, एक बहुत ज्यादा नुकसान का बायस बनते हैं। इसके अलावा ये कि इसके अंदर बहुत ज्यादा
कॉस्टिंग होती है, इसकी प्रोसेसिंग फीस वगैरह जो चीजें होती हैं वो बैंक चार्ज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास जो चेक होता है उसको कॉस्टली हो जाता है, महंगा पड़ जाता है बनिस्बत इसके कि आप उसको फर्दर किसी और जगह देखें। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इस पूरी स्लाइड में, अगर हम डिस्कस करते हैं चेक का, तो इसमें दो तरह की कंडीशन हैं। अगर हम ट्रेडिशनली बात करें तो ट्रेडिशनली ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहा, बहुत ज्यादा यूजफुल था, क्योंकि यही फॉर्म एक थी। लेकिन अब क्या हुआ है, अब जब मजीद बैंकिंग की एवोल्यूशन हुई है और बैंकिंग में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आई है, डिजिटल बैंकिंग आई है, तो अब डिजिटल मेथड आ गए हैं, तो चेक की थोड़ी सी वैल्यू डाउन हो गई है और इसको जो है अब नहीं देखा जाता। लेकिन इनिशियली जब बैंकिंग सिस्टम का जो है वो जिसे कहना चाहिए कि इन्वेंशन हुई बैंकिंग सिस्टम की, तो उस वक्त जो है इस इन्वेंशन के अंदर जो है वो चेक्स को बहुत प्रायोरिटी दी जाती थी और चेक्स बहुत इजी मेथड होते थे ड्राइव करने के लिए। तो अब ये कि इसके दो एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखिए जी, हर चीज का कोई नुकसान होता है और कोई फायदा होता है।